राधे भाई सभी को। अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और उस इकोनॉमिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था बैंकिंग का। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हम एनपीए के बारे में बात कर रहे थे। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, है ना। एनपीए क्या होता है? जब बैंक किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को लोन देती है, जब कस्टमर उस लोन को नहीं चुकाता है तो वो राशि होती है, उसको क्या बोला गया? एनपीए बोला गया, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां बोला गया, है ना। अब इन चीज़ों से निपटने के लिए सरकार भी कुछ प्रावधान करती है, सरकार भी कुछ कानून बनाती है कि ताकि बैंकों को रियायतें मिलें, ताकि बैंक अपने हिसाब से इन चीज़ों पर कार्रवाई कर सकें। इसलिए जो सरकार होती है वो कुछ नए एक्ट बनाती है। उन एक्टों के बारे में अपन पढ़ेंगे। बेसिकली 3 प्रमुख एक्ट हैं, है ना। तो यदि उनके बारे में बात करें, यानी कि जो एनपीए की समस्या है उसके समाधान के लिए क्या क्या एक्ट बनाए गए हैं, तो पहला एक्ट है उसमें सरफेसी एक्ट। कौन सा? सरफेसी एक्ट। क्या नाम है? सरफेसी एक्ट। कब का एक्ट बना हुआ है? ये 2002 का एक्ट बना हुआ। कब का एक्ट बना हुआ है? ये 2002 का एक्ट बना हुआ है ना। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म समझिएगा। देखो, एस से होता है सिक्योरिटाइजेशन। क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन। ए से हो गया एंड, री से हो गया रिकंस्ट्रेटिव। क्या? रिकंस्ट्रेटिव, है ना, ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। क्या होता है? फाइनेंशियल असेट्स, है ना। इसके बाद एंड, ई से हो गया इन्फोर्समेंट। क्या हो गया? इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, है ना। ये इसका पूरा नाम है 2002 का। कौन? क्या नाम है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रेटिव ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, है ना। ये एक्ट बनाया था किसने? इंडियन सरकार ने, भारत सरकार ने, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्ट के तहत क्या क्या बातें कही गई थी, ये चीज़ें आपको देखो हिंदी में भी थोड़ा इनका नाम समझ लिया, है ना। देखो, इंटरेस्ट पे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? ब्याज बोलते हैं, इसको तो आपको पता ही है ना। अच्छा, सिक्योरिटाइजेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूतिकरण। क्या बोलते हैं? प्रतिभूतिकरण। क्या बोलते हैं? प्रतिभूतिकरण। अच्छा, इसमें जो रिकंस्ट्रेटिव है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनर्संरचनात्मक। क्या बोलते हैं? पुनर्संरचनात्मक, है ना। इसके अलावा यदि मैं किसकी बात करूँ, इन्फोर्समेंट की बात करूँ, तो इसका मतलब होता है प्रवर्तन। क्या होता है? प्रवर्तन होता है। सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रतिभूति। क्या होता है? प्रतिभूति, है ना। और क्या रह गया इसमें? असेट्स हो गई आपकी, परिसंपत्तियां बोलते हैं इनको, है ना। कुछ ये शब्दावली हैं जो आपको याद रखनी है, परिसंपत्तियां, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ इनके नाम है ना। हिंदी में इसको इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या क्या बातें कही गई थी ये समझने की चीज़ है ना। देखो, इस एक्ट में, सरफेसी एक्ट में क्या बात कही गई थी कि भाई जब कोई बंदा लोन लेता है किसी बैंक से, तो बैंक बिना अदालत के हस्तक्षेप के, जिसके बदले में, जिस चीज़ के बदले में, चाहे उसने ज़मीन को गिरवी रखा हो, चाहे उसने सोने को गिरवी रखा हो, जिस चीज़ के बदले में उसने लोन लिया है, तो वह जो बैंक होती है बिना अदालत के हस्तक्षेप के उस चीज़ को या उस ज़मीन को अधिग्रहण कर सकती है, उस पर अधिकार कर सकती है। ये कौन सा एक्ट कहता है? ये सरफेसी एक्ट कहता है ना। अच्छा, और क्या बात कही गई इस सरफेसी एक्ट में? और ये बात कही गई कि भाई जब कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को लोन देगी, तो उस व्यक्ति को जिसको लोन दिया है उसकी पहले कंडीशन को समझा जाए कि उसने पैसा क्यों नहीं जमा कराया है ना। उसके बाद उसकी परिस्थितियों को, क्या भाई ब्याज की दर ज़्यादा थी इसलिए वह पैसा जमा नहीं करा पा रहा है, या फिर कुछ और चीज़ें थी, कुछ समय कम दिया इसलिए वो पैसा जमा नहीं करा पाया। इन सारी चीज़ों की गणना के लिए ये जो एक कंपनी है ना, ये जो मतलब एक्ट है, ये एक कंपनी की स्थापना का प्रावधान करता है कि भाई कोई भी बैंक होती है वो एआरसी गठित कर सकती है। क्या कर सकती है? एआरसी। अब एआरसी है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म होती है असेट्स रिकंस्ट्रेटिव कंपनी, है ना। ये एक तरीके से आप समझिए एक वित्तीय कंपनी है। क्या है? वित्तीय कंपनी है। अच्छा, इस कंपनी के तहत होता क्या, ये चीज़ समझिएगा, है ना। ये जो कोई भी बैंक होती है ना जिसने लोन दिया है, वह कंपनी इस एआरसी को गठित कर सकती है। एआरसी का प्रमुख काम होता है कि भाई जिस बंदे को लोन दिया है ना
उस बंदे से लोन निकलवाना है, कैसे भी निकलवाना है ना। तो इस कंपनी का कानूनी अधिकार देता है कौन सा, ये एक्ट किसको देता है, बैंक को देता है। अच्छा, यदि कोई बैंक ARC गठित करना चाहती है तो इस ARC का जो रजिस्ट्रेशन होगा ना वो RBI एक्ट 1935 है ना, RBI एक्ट 1935 है, उसके तहत तो इसका रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जो ARC कंपनियां होती हैं ये किस एक्ट के तहत काम करती हैं, सरफेसी एक्ट के तहत काम करते हैं ना। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बात है आपकी समझ में। तो आपको एक एक्ट तो ये पता लग गया है भाई कौन सा, सरफेसी एक्ट 2002 का बना हुआ है, जिसमें ARC एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है ना। प्राइवेट मतलब कोई भी बैंक होती है वह किसी भी व्यक्ति से लोन निकलवाने के लिए ये कंपनियां स्थापित की जाती हैं ना। और RBI एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और ये किस एक्ट के तहत काम करती हैं, सरफेसी एक्ट के तहत काम करती हैं, ठीक है। एक एक्ट तो ये है इसका। एक एक्ट है आपका रिडवी एक्ट। उस रिडवी एक्ट में क्या है ना, उस चीज़ को भी समझना। नंबर दूसरा कौन सा है, रिडवी एक्ट। और ये कब का है, 1993 का बना हुआ है ना। इस रिडवी एक्ट में क्या था दरअसल, देखो इसकी फुल फॉर्म समझ लिया पहले। R से हो गया रिकवरी, क्या हो गया, रिकवरी है ना। रिकवरी ऑफ, D से पहला हो गया डेप्ट, दूसरे D से हो गया ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये एक्ट कब बनाया गया था, 1993 में बनाया गया था, है ना। अब इस बैंक, ये जो एक्ट बना था, इस एक्ट के तहत क्या था कि मान लीजिए यदि कोई बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है, अब वो लोन उस बंदे ने नहीं चुकाया है, तो इसके बदले में एक कानूनी मान्यता, दो तरह की न्याय प्राधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना की सिद्धांत देता है ना। दो प्रकार के ट्रिब्यूनल की बात करता है, कौन कौन से हैं, एक तो है DRT और एक है DRAT, है ना। ये दो ट्रिब्यूनल हैं, दो प्राधिकरण हैं, इनका सिद्धांत देते हैं कि भाई पूरे देश भर में इस प्रकार के ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाएं, इस प्रकार के प्राधिकरण स्थापित किए जाएं। अब इन ट्रिब्यूनल में बात क्या थी ये चीज़ समझिएगा, है ना। देखो इसका जो DRT है इसका मतलब होता है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। क्या है DRT का, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इस दूसरे का मतलब होता है डेप्ट रिकवरी, और ए से हो गया अपीलीय, क्या नाम है, अपीलीय ट्रिब्यूनल, है ना। ये दो प्रकार के ट्रिब्यूनल की प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान देती है। कौन देती है, ये जो एक्ट है अपना रिडवी एक्ट, ये इसका सिद्धांत देता है। अब इनमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए है ना, बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है, अब उसको लोन दे दिया, लोन देने के बाद होता क्या है कि जो बैंक है वह जिस क्षेत्र का जो बंदा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली का बंदा है, दिल्ली का बंदा निकल के बम्बई में जाता है और वहाँ से किसी बैंक से लोन ले लेता है। लोन लेने के बाद वो बंदा दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आ जाने के बाद अब वो बैंक को पैसा नहीं चुकाता, तो क्या करेगी, जो बैंक है वो दिल्ली जाएगी। दिल्ली जाके ये जो ट्रिब्यूनल स्थापित किया है कौन सा, DRT, ये DRT में जाके उसके लिए कानूनी कार्रवाई करेगी, उस पर केस फाइल करेगी, है ना। कहाँ पे जाके, DRT में। अब DRT में केस फाइल कर दिया, उसके बाद निर्णय आया, डिसीजन आया। डिसीजन से यदि ऐसा होता है कि भाई यदि वो व्यक्ति जिसके बारे में डिसीजन दिया या फिर बैंक, कोई भी यदि इससे नाराज़गी है उन दोनों को, तो वो क्या करते हैं फिर इससे, जो जैसे हाई कोर्ट होता है ना, जैसे आप उच्च हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसी प्रकार से यदि आप DRT से संतुष्ट नहीं है तो आप किस में चले जा सकते हैं, DRAT में जा सकते हैं। इसमें आपको अपील करने का अधिकार है, इसको आपको दोबारा से बदलवाने का, या फिर कहेंगे इसमें और आगे आपको चुनौती, इसका जो निर्णय है उसको चुनौती देने का आगे आप काम कर सकते हो, किसमें, DRAT में, है ना। अब जो DRT में जो बंदे बैठते हैं, है ना, उनकी जो एज होती है इसके अनुसार वो अधिकतम एज होती है 62 वर्ष। कितनी, कि 62 साल तक ही कोई बंदा इसमें DRT में काम कर सकता है। और DRAT में लगभग 65 वर्ष, है ना, अधिकतम 65 वर्ष उसकी उम्र निर्धारित की गई कि 65 वर्ष तक ही कोई बंदा DRAT में काम कर सकता है ना।
तो इस तरीके से जो रिडवी एक्ट है, रिडवी एक्ट में 2 संस्थाएं बनाई गई। 2 संस्थाएं क्या हैं, 2 ट्रिब्यूनल थे, पूरे देश भर में बनाए गए अलग अलग क्षेत्रों में, है ना। यदि जो व्यक्ति है वो पैसा जमा नहीं कराता है तो बैंक जाएगी, उसके क्षेत्र में जाएगी, ग्राहक के कस्टमर के क्षेत्र में जाएगी और वहाँ पर डीआरटी में वहाँ केस फाइल कराएगी। यदि डीआरटी के वो निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह डीआरटी में जाएगी, है ना। इस तरीके से प्रोसेस रहता था और इस तरीके से ये न्याय भाई आसानी से मिल सके बैंक वालों को, इसलिए ये प्रावधान रखे गए। लेकिन बाद में जाके क्या होता है कि इसमें संशोधन होता है इस एक्ट में। कब होता है? 2016 में इसमें संशोधन होता है। अब 2016 में क्या क्या संशोधन हुए थे ये चीज़ समझने की है। देखो इसमें क्या था कि ये जो ट्रिब्यूनल के जो सदस्य थे इनकी जो एज थी इसको बढ़ा दिया गया, है ना। जो डीआरएटी के जो सदस्य होंगे उनकी 62 से बदलकर 65 कर दी गई अधिकतम उम्र, है ना। और जो डीआरएटी के सदस्य थे उनकी 65 से बढ़ाकर 67 कर दी गई। यानी कि अब कोई व्यक्ति 67 वर्ष तक अधिकतम वो वहाँ पर अपना काम कर सकता है डीआरएटी में, ठीक है। अब देखो पहले क्या होता था कि पहले भाई जैसे मैंने बताया ना, दिल्ली और बम्बई वाला, दिल्ली का बंदा था, बम्बई की बैंक थी, तो वो बम्बई वाली बैंक ना दिल्ली में जाके केस फाइल करती थी। तो इससे क्या है कि उस बैंक वाले का समय खराब हुआ, ऊपर से बैंक वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उसके क्षेत्र में गए वहाँ पर जाके केस फाइल करें। लेकिन ये जो 2016 में इसमें परिवर्तन हुआ है ना, संशोधन हुआ, इस संशोधन के तहत उल्टा हो गया काम। क्या हो गया कि अब यदि दिल्ली वाला कोई व्यक्ति यदि लोन लेता है मुंबई की बैंक से और वो बंदा यदि वहाँ पर लोन नहीं जमा कराता है तो जो मुंबई की बैंक है वह मुंबई में ही रहकर उस बंदे पर केस फाइल कर सकती है और जब उसकी सुनवाई होगी तो उस दिल्ली वाले बंदे को मुंबई आना पड़ेगा। तो इस बीच में क्या होता है कि बैंक को ज़्यादा डोला फ्री नहीं करनी पड़ती, बैंक को ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। पूरी जिम्मेदारी होती है वो किसके पास आ जाती है? उस व्यक्ति के पास आ जाती है, उस कस्टमर के पास आ जाती है ना। अब इसमें होता क्या है कि जिस तरीके से जो पहला सरफेसी एक्ट था उसमें एआरसी की गठन करते हैं ना, एआरसी की बात की गई थी कि एआरसी संस्था बनाई जाए। तो एआरसी संस्था क्या करती थी उसमें कि भाई गई जिन्होंने लोन लिया उनके पास जाते हैं, उनके पास बोलते हैं कि भाई तूने लोन लिया है तो तूने लोन क्यों नहीं जमा कराया। तो वो बताता है भाई कि ऐसे ये कारण हुए, ब्याज दर ज़्यादा थी इसलिए मैं जमा नहीं करा पाया, या फिर मेरे को समय कम मिला इसलिए पैसा जमा नहीं करा पाया। तो एआरसी का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? प्रमुख लक्ष्य होता है भाई उनका कि किसी भी तरीके से या तो उसकी जो ब्याज दर ज़्यादा बता रहा है उसमें कम कर दें, या फिर वो टाइम कम बता रहा है तो उसको टाइम को बढ़ा दें, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसके जो लोन है उसकी राशि को वापस लिया जाए, है ना। उसी तरीके से इनमें क्या है, ये जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं ना ये कानूनी अधिकार देते हैं, है ना। इनकी आपको स्थापना केंद्र सरकार बाकायदा इनकी अलग अलग क्षेत्रों में जाके स्थापना करते हैं इन ट्रिब्यूनलों की, और ये न्याय का काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो एक्ट है इस तरीके से काम करता है। अब इसके बाद एक और एक्ट है, कौन सा है? आईबीसी कोड, है ना। आईबीसी कोड कब का है वो, कौन सा है? आईबीसी कोड, क्या नाम है? आईबीसी कोड। पूरा नाम क्या है इसका? पूरा नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड। इसके बाद करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2016 में बनाया गया था, है ना। अब ये इंसॉल्वेंसी क्या होता है और बैंकरप्टी क्या होता है इस चीज़ को समझिएगा। देखो जब किसी व्यक्ति को लोन दिया जाता है और वह लोन नहीं चुका पाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दिवालिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिवालिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब कोई बंदा लोन नहीं जमा कराए उसे दिवालिया कहते हैं। लेकिन आगे क्या होता है कि जब आप कोर्ट में जाते हो और जो जस्टिस है वह इस चीज़ को प्रूव कर देता है कि भाई जो ये पैसा नहीं जमा करा रहा, है ना, इस चीज़ को यदि वो प्रूफ कर देता है तो वो क्या बन जाता है? बैंकरप्टी बन जाता है, यानी कि दिवालियापन, है ना। दिवालियापन कहलाता है ना। यानी कि इंसॉल्वेंसी के बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? बैंकरप्टी कहलाती है, दिवालियापन कहलाती है ना। और ये जो आईबीसी कोड है इसके तहत 2-3 चीज़ें हैं ना। क्या चीज़ें थी? इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था भाई साहब कि जब हम बात करते हैं कि जो बैंक हैं, है ना, जब बैंक से कोई पैसा लेता है उधार तो हमेशा बैंक के हितों की बात की जाती है।
कि यार बैंक ने किसी कारणवश क्या है कि किसी भी तरीके से प्रताड़ना करके या जिसके एवज में चाहे भूमि का उपयोग किया हो उस बंदे ने, चाहे उसके गहने हों, सोना चांदी हो, किसी के एवज में उसने लोन लिया हो, लेकिन जब वह लोन नहीं जमा करा पाएगा तो क्या करेगी जो बैंक है, वो उसको अधिग्रहण कर लेगी उस चीज़ का। तो इस एक्ट के तहत ये चीज़ ध्यान में रखी गई कि उन दोनों चीज़ों का है ना, एक तो बैंक वाला और एक जो कस्टमर है, उन दोनों के हितों को ध्यान में रखकर काम करना है ना। हो सकता है कोई ना कोई कारण रहे होंगे तभी उस बंदे ने लोन जमा नहीं कराया है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए एक पक्ष को ना देखकर दोनों ही पक्ष को ध्यान में रखकर, दोनों के हितों को ध्यान में रखकर ही काम किया जाए, ये इसकी प्रमुख देन है ना इस कोड की, आईबीसी कोड की, है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है ये जो तीन है ना, ये तो सरफेसी एक्ट हो गया, एक रिडवी एक्ट हो गया उसका संशोधन हो गया, और एक आईबीसी कोड है, ये आई थिंक आपको ये समझ में आई होंगी। और किस तरीके से जो बैंक लोन देती है उनको कम से कम करने का प्रयास, या फिर बैंकों को कहें उनको कानूनी अधिकार देती है कि उनको किस तरीके से पैसा वसूल करना है ना। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।